मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा को लिया था, जिसके तहत हमने जाना कि भारतीय, चाहे वे रईस हो या गरीब, अमूमन स्त्री शिक्षा को लेकर उन सभी की सोच एक जैसी है। वे सभी ये सोचते हैं कि लड़कियों पर शिक्षा के तहत पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लड़कियों की शादी में भी अच्छा खासा अमाउंट उन्हें खर्च करना पड़ता है। और फिर जहां लड़का ताउम्र अपने माँ बाप की देखभाल करता है, वहीं लड़कियां जो है पढ़ लिख कर दूसरे के घर जाकर दूसरे के कंट्रोल में चली जाती हैं। तो इसीलिए उनको शिक्षित करके उनके ऊपर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन वहीं हमने जाना कि ऐसी कुछ समितियां भी थीं जो स्त्री शिक्षा को प्रमोट करती थी और औरत को सबल और सक्षम बनाने के लिए कार्यरत थी। और लड़कियों का क्या प्रतिशत था स्कूल जाने के मामले में, उन सब आंकड़ों को हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि एक विचार की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक विचार कितना इंपॉर्टेंट होता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थॉट जो है किस तरीके से पीढ़ियों की सोच में बदलाव ला सकता है। अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में इस दृष्टांत को देखा जा सकता है। वर्षों पहले दो अंग्रेज महिलाओं ने इस संस्था की स्थापना की। उन्होंने ये देखा, इस ऑब्जर्वेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये देखा कि जो थोड़ी बहुत भारतीय लड़कियां वहां पढ़ रही थी, उनमें सब नहीं तो अधिकांश लड़कियां मुख्य रूप से निम्न जातियों की ही थी, जबकि भारतीय राजाओं की लड़कियां भावी राजाओं की पत्नियां और माताएं, जिन्हें भविष्य में अपने पुत्रों के नाबालिग रहने तक राज्य का शासन संभालना होगा, अज्ञानता के अंधकार में छोड़ दी गई थी। इन दोनों अंग्रेज महिलाओं ने जो काम शुरू किया था, उसका अनुमोदन सरकार ने भी किया। महारानी मैरी के भारत आगमन से प्रोत्साहित देशी राजाओं ने स्कूल के विकास के लिए कुछ राशि दान स्वरूप दी, जिसे सरकार ने 3 गुना कर दिया था। उस धन से उचित सुविधा वाले भवन बनाए गए और उनमें साज सज्जा की गई, किंतु सरकार के इस कार्य से देशी राजाओं का दान देने वाला उदार व्यवहार समाप्त हो गया। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कैथरीन हमारे साथ शेयर कर रही हैं। ज्यादातर पढ़ने में रुचि दिखाने वाली निम्न जाति की लड़कियां थी और आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की जो सुदृढ़ नींव रखी वो फूले दंपति ने रखी। और माता सावित्रीबाई फूले जो थी वो आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। अक्सर ये देखने को मिलता है कि यदि किसी धनी भारतीय के नाम से किसी भवन का निर्माण कराया जाता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देने लायक है, कराया जाता है, तो चाहे वह स्कूल का भवन हो या अस्पताल का, वह बहुत खुश होता है। पर जब उसी भवन के रख रखाव की बात आती है, तो शायद ही वह धनी व्यक्ति उसके लिए कोई पैसा देता हो। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर भी हैं। यहाँ के लोगों को मूर्तियों से, भवनों के नाम से बहुत ज्यादा लगाव है। बेशक शिक्षा पर खर्च ना किया जाए, लेकिन मूर्तियां जरूर स्थापित हो जानी चाहिए। और जहां तक रख रखाव का सवाल है, तो यहाँ पर हम माता सावित्रीबाई फूले को आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका तो मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा खोला गया पहला स्कूल जो है वो किस तरह खंडहर में तब्दील किया जा रहा है, और इस वजह से जो एक सुदृढ़ परंपरा थी स्त्री शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की, उसका इतिहास भी जमींदोज हो जाएगा उनके स्कूल के धराशायी होते ही। लेकिन इसके ऊपर रवीश कुमार के बनाए गए वीडियो से पहले कभी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी दलित नेता का ध्यान नहीं गया, किसी दलित यूट्यूबर का ध्यान नहीं गया। ये भी सोचने की बात है। इस पर भी आप लोग मंथन जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बात आती है तो शायद ही वे धनी व्यक्ति उसके लिए कोई पैसा देता हो। इस मामले में लोगों की उदासीनता को देखते हुए आवश्यकता है कि आरंभ में विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाए। आज शुल्क बढ़ते बढ़ते लगभग इस प्रकार हो गया है। गैर आवासीय जूनियर छात्रावास से $1.50 यानी कि $1.50 अर्थात ₹5 प्रति माह, सीनियर छात्रों से $3 अर्थात ₹10 प्रति माह, और आवासीय छात्रों से $10 से $20 अर्थात $20 से ₹60 प्रति माह लिया जाता है, जिसमें शिक्षण, छात्रावास, कपड़ों की धुलाई और सामान्य चिकित्सा सहित सभी शुल्क शामिल हैं। यह शुल्क कॉलेज में पढ़ने की अवधि तक के लिए था। फिर भी कुछ विद इन ब्रैकेट लड़कियों के पिता शुल्क देने में देर करते हैं और झगड़ा करते हैं।
एक पिता ने विरोध किया, आपने स्टेशनरी के लिए 2 रुपए का बिल भेजा है। वह सब मेरी 2 बेटियों ने आपके स्कूल में केवल 2 महीने में ही खर्च कर दिया। मुझे लगता है कि ये बिल ज्यादा है। उन्हें इतनी महंगी स्टेशनरी उपयोग करने की इजाजत देना ठीक नहीं है। इस बिल का भुगतान नहीं होना चाहिए। एक दूसरे अभिभावक ने इस बात पर 3 सप्ताह तक पत्राचार करके पूछताछ और आपत्ति की कि उसकी छोटी लड़की के लंबे काले बालों को बांधने के लिए 2 गज फीता क्यों खरीदा गया था। तो ऐसे छोटे छोटे बेकार के सवालों को करके सरकार को कितना परेशान करते होंगे लोग, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ इस कारण से सरकार ने लड़कियों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम फीस रखी है, और कुछ इस वजह से कि स्त्रियों और शिक्षा के बीच कोई संबंध न होने से उनकी प्राचीन परंपरा रही है। भारत के धनी लोगों को आज भी ये विश्वास है कि अगर उनकी बेटियों का स्कूल जाना आवश्यक है तो सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। हर चीज यहाँ के लोगों को मुफ्त में ही चाहिए शुरू से ही। क्वीन मैरिज कॉलेज एक आकर्षक जगह है जिसमें पढ़ने और सोने के कमरों के साथ साथ सुंदर बगीचा भी है, और जहां सभी अध्यापिकाएं विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त अंग्रेजी स्त्रियां हैं। पाठ्यक्रम भी विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार बनाया गया है। यहाँ उनकी देशी भाषाओं जैसे अरबी, उर्दू, हिंदी में भी शिक्षा दी जाती है। लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें देशी पोशाक पहनने पर ही जोर दिया जाता है, जबकि उनके घर के बड़े लोग इस बात से न डरें कि उन्हें पाश्चात्य आदर्श सिखाए जा रहे हैं। तो लड़कियों को जब भी आजादी मिलेगी वे स्वतंत्रता को ज्यादा पसंद करेंगी, स्वतंत्र होना। और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। वे चाहती हैं कि वो मॉडर्न कपड़े पहने, स्कर्ट्स पहने, लेकिन अध्यापिकाओं और स्कूल चलाने वालों को, अथॉरिटीज को ये डर है कि लोग ये ना सोचने लगे कि हम उनकी लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा देकर। तो किन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अंग्रेज सरकार को यहाँ काम करना पड़ा होगा, ये आप समझ सकते हैं, खासतौर से स्त्री शिक्षा को लेकर। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बराबर उनमें सफाई से रहने की आदत डालने का प्रयास किया जाता है, और न केवल पढ़ाई पर बल्कि भलाई, स्वच्छता, सच्चाई और खेल कूद पर नंबर भी दिए जाते हैं। जहां तक संभव होता है बगीचों में खेल कूद के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, और तब वे मृगनयनियां झुंडों में वहां खेलती हैं तो उनकी हवा में उड़ती हुई नीली, गुलाबी और इंद्रधनुषी साड़ियां बहुत प्यारा और मनोहारी दृश्य बनाती हैं। एक शिक्षिका कहती हैं, इनमें अच्छा टेनिस खेलने के लिए जान नहीं है, क्योंकि ये अभी भी उन दादियों के पंजों से निकली हैं जो ये मानती हैं कि लड़कियों के लिए तेज चलना भी ठीक नहीं है। क्या आप उस गुलाबी और सुनहरे कपड़े वाली छोटी लड़की को देखती हैं? जब वे 2 साल पहले यहाँ आई थी तो उसने सच ही कहा था कि दौड़ने में उसकी टांगे नहीं चलती, पर अब वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो सारा खेल जो है वो माइंडसेट का होता है, सोच का होता है। शिक्षिका ने आगे कहा, लेकिन ये सोचकर दुख होता है कि साल 2 साल के भीतर ये लड़कियां फिर से अकर्मण्यता का मुर्दा जीवन व्यतीत करने लगेंगी। मतलब समाज में लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो तय थी कि 13 साल से पहले पहले इनको ब्याह देना है और इनके लिए दहेज का भी जुटान करना है, और उसके बाद तो फिर उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। मैंने पूछा, जो इन्होंने यहाँ सीखा है उनमें से बहुत कुछ क्या इनके लिए जीवन में काम नहीं आएगा बाद में? उसने कहा, जरा उस विशाल और व्यापक प्रभाव के बारे में सोचिए जो इनके चारों ओर से अपने को घेरे में ले लेगा इन्हें। तो मतलब ये पढ़ लिख कर भी कितना बदलाव कर पाएंगी? सब तरफ तो इनको रोकने के लिए रूढ़िवादी लोग ही इनके आसपास होंगे, कितना ये लड़ेंगी। महल के प्राचीन जनाने में औरतों की भीड़ होगी, जहां उन पर उन परंपराओं का बोझ होगा जो उनके लिए मौत की तरह अटल हैं। जब इन पर सालों साल प्राचीन परंपराओं का दमघोटू प्रभाव रहेगा तो एक कोमल बच्चियां अकेले उसका सामना करने के लिए ताकत कहां से लाएंगी? हमारी सबसे बड़ी आशा अब यही है कि जीवन देने वाले जो विचार इन लड़कियों को हमसे मिले हैं उन्हें वे मां बनने पर अपने बच्चों को दे सकें, ताकि वे भी अपनी बेटियों को हमारे पास भेज सकें। और इसी प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में विचार देने का सिलसिला चलता रहा तो अंत में हमारा कार्य सार्थक हो सकता है। तो देखा आपने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव विचार कितना जरूरी होता है पीढ़ियों की सोच बदलने के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों से कहा था, अंबेडकर नामा का एक बहुत छोटा सा प्रयास है अपनी तरफ से लोगों तक पॉजिटिव
विचार पहुंचाना इन पुस्तकों के माध्यम से और डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स और स्पीचेस के माध्यम से, सामाजिक मुद्दों के माध्यम से। संपूर्ण भारत में क्वीन मैरी स्कूल ही लड़कियों की उच्च श्रेणी की शिक्षा का एकमात्र संस्थान है। इसलिए अस्वाभाविक रूप से कुछ नए भारतीय अधिकारी भी, जिनकी अधिकारी होने के सिवा कोई अन्य सामाजिक प्रतिष्ठान नहीं है, अपनी बेटियों का दाखिला क्वीन मैरी कॉलेज में कराने की इच्छा रखते हैं। स्कूल में प्रवेश देने का अधिकार एक अंग्रेज कमिश्नर के अधीन है और कमिश्नर उन्हें ये अनुमति दे देता है। तो मतलब जो सरकारी नौकरियों में सभी तबके के लोग शामिल थे, इसीलिए उन्हें लड़कियों को पढ़ाने की अनुमति मिल जाया करती थी। बेशक सामाजिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा कुछ भी ना हो, वो किसी भी जात के हो सकते हैं, किंतु इस तरह की अनुमति देने से राजा लोग असंतुष्ट हैं, जिससे वे पहले की अपेक्षा अपनी लड़कियों को कम स्कूल भेज रहे हैं। वे अपने रोष को निस्संदेह उचित मानते हैं और कहते हैं, क्या हमारी बेटियां बाबुओं की बेटियां या नए बंगाली राजनीतिज्ञों की बेटियों के साथ रहेंगी? संस्था के कुछ लोग स्कूल के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर उससे चिंतित होकर पूछते हैं, क्या राजकुमारियों को निकाल देना बुद्धिमानी है? राजकुमारियों का भावी प्रभाव दूसरी स्त्रियों से, भले ही वे मेधावी हों, अधिक शक्तिशाली और दूर तक फैलने वाला है। क्या हमें राजकुमारियों को लाने और कायम रखने के लिए सभी तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए? तो देखा आपने, जिनके हाथ में पावर होती है, जिनके हाथ में सत्ता होती है, उनका प्रभाव कितना दूर तक होता है। यही बात रतन जी बेहद सरल शब्दों में समझाते हैं कि वे जब कोई बात कहते हैं तो बहुत लिमिटेड संख्या तक वो बात पहुंचती है, लेकिन अगर वही बात, पॉजिटिव विचार जो है किसी नेता के द्वारा आते हैं या किसी बड़े संगठनकर्ता के द्वारा आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर स्केल पर पड़ता है। यही बात यहाँ पर कैथरीन मेयो भी लिख रही हैं कि राजकुमारियों को देखकर लोग उनके रहन सहन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लार्जर स्केल पे पड़ता है। किंतु जब ये प्रश्न सीधे कमिश्नर से पूछा गया तो उसने यह जवाब दिया। अब ये जवाब भी सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ब्रिटिश भारत में लोकतंत्र का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए देशी राज्यों के लिए भावी महारानियों को शिक्षा देना अच्छा होगा। मैं उनके पिताओं अर्थात महाराजाओं से कहता हूं कि अगर आप ऐसा स्कूल चाहते हैं जो सिर्फ आपकी और आपकी श्रेणी की ही लड़कियों के लिए हो, तो यह आसानी से किया जा सकता है, पर सरकार के धन से नहीं। आपको ही अपने स्कूल का खर्च उठाना होगा। यद्यपि ये काम इन संपन्न लोगों के लिए बहुत छोटा है, पर ये इसके लिए राजी नहीं होते। तो ये यहाँ के राजा महाराजाओं या भारतीय पुरुषों की वैचारिक बेईमानी भी दिखाता है। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास इतना धन है, लेकिन स्त्री शिक्षा की सोच उनके पास नहीं है। लाहौर में दूसरा शैक्षिक केंद्र विक्टोरिया स्कूल है, जो बाजार से थोड़ी दूर पर पुराने शहर के मध्य में प्रसिद्ध रणजीत सिंह के पौत्र के महल में स्थापित किया गया है। तो ये उस समय की बात हो रही है जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। देश 3 भागों में बट गया, 3 नए देश बन गए, लेकिन ये बात कोई झुटला नहीं सकता कि इन तीनों देशों का इतिहास जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस संस्था की प्रधान अध्यापिका भारतीय ईसाई परिवार की तीसरी पीढ़ी की अत्यधिक योग्य महिला मिस एम के बोस हैं। मिस बोस का चरित्र दृढ़ और शक्तिशाली है। उनका स्वभाव उदार और हंसमुख है तथा उनका प्रभाव मजबूत और मन पवित्र है, जो बताता है कि भारतीय स्त्रियों को यदि अवसर दिए जाएं तो वे बहुत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन उन्हें अवसर देता कौन है, और यदि अवसर मिल भी जाए तो उसकी प्रशंसा कौन करता है? इसको आप लेटेस्ट इंसिडेंट से समझ सकते हैं। तीरंदाजी का कंपटीशन चल रहा है जिसमें 55 देश शामिल हैं उस विश्व प्रतियोगिता में तीरंदाजी की, और वहां पर भारतीय बच्ची दीपिका कुमारी ने 3 गोल्ड जीते हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। यदि यही चर्चा कोई क्रिकेट खिलाड़ी की करनी होती तो पूरा सोशल मीडिया समेत पूरे न्यूज चैनल जो है वो पट गए होते उसकी तारीफ से। तो मौका मिलने के बाद भी यहाँ के भारतीय पुरुषों की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, और अब तो सरकार भी ऐसी है जो बेटियों के लिए बहुत निर्मम है।
विक्टोरिया स्कूल में 500 लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं। मिस बोस बताती हैं कि उनमें कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं, परंतु सभी अच्छी जातियों की हैं और शहर के प्रमुख लोगों की बेटियां हैं। अगर हम यहाँ निम्न जातियों के बच्चों को लेने लगें तो हमारा खर्च बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि दूसरे बच्चे उनके साथ न बैठेंगे और न उनके साथ खाएंगे। तब हमें उनके लिए अलग कक्षाएं लगानी होंगी और शिक्षिकाएं की संख्या भी दुगनी करनी होगी। इसी तरह की कुछ और समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। आप पूछती हैं फीस कितनी है, तो फीस सिर्फ नाम मात्र की है। हम भारतीय अपनी बेटियों की शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक धनी लोग पाठ्य पुस्तकों के लिए भी पैसे देने से मना करते थे। हमें पुस्तकें और शिक्षा सब कुछ निःशुल्क देना होता है, वरना हमारे यहाँ कोई लड़की पढ़ने नहीं आती। ये स्कूल सरकार के अनुदान और इंग्लैंड से प्राप्त गैर सरकारी चंदे से चलता है। इस पुराने खरगोश बाड़े जैसे महल में कई मंजिलों पर बहुत से कमरे छत्ते की तरह फैले हुए हैं। प्रत्येक कक्षा में लड़कियां भरी हुई हैं। मॉन्टेसरी कक्षाओं में 4 से 5 साल तक की लड़कियां हैं, तो बड़ी कक्षाओं में 15 से 16 साल की आयु की मुस्लिम लड़कियां भी हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं। तो जहां हमने पढ़ा कि हिंदू लड़कियां की शादी जो है वो 13 साल की उम्र तक लोग हर हाल में कर देना पसंद करते हैं, वहां हम जान रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो 15-16 साल की भी बिना शादी की हुई शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो ज्यादा प्रोग्रेसिव जो है वो मुस्लिम समुदाय लग रहा है यहाँ पर। क्वीन मैरिज की तरह यह भी कठोर पर्दे वाला स्कूल है। यहाँ की लड़कियों पर पुरुषों की नजर नहीं पड़ सकती। जब हमें किसी विद्वान पंडित द्वारा छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो उस पंडित और लड़कियों की कक्षा के बीच एक मोटा, लंबा, गहरे रंग का हर तरह से दुरुस्त पर्दा टांग दिया जाता है, जिससे वह लड़कियों को न देख सके। और पढ़ाने के लिए भी ऐसे पंडित का चयन किया जाता है जो ढलती हुई उम्र का बुजुर्ग हो। इससे क्या फर्क पड़ता है जब ये लोग ढलती हुई उम्र में 8-10 साल की बच्ची को ब्याह कर ला सकते हैं, तो इनकी उम्र से क्या फर्क पड़ने वाला है। कमिश्नर ने दुखद मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मैं इन स्कूलों का नियंत्रक हूं, पर एक पुरुष होने के नाते मैं भी उनको देखने नहीं जा सकता। विक्टोरिया स्कूल के वैकल्पिक अंग्रेजी के साथ उर्दू, फारसी, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। मिस बोस कहती हैं, जब तक बच्चे पढ़ने योग्य नहीं होते तब तक हम उनको कोई किताब नहीं देते हैं, अन्यथा वे उसे रट लेंगे और सीखेंगे कुछ नहीं। फुटनोट 25। जैसे मुस्लिम भारतीय लड़का अरबी कुरान को बिना उसका अर्थ समझे शब्दशः कंठस्थ कर लेता है, उसी तरह हिंदू युवक अंग्रेजी और जो कुछ भारतीय अध्यापक सिखाते हैं उसे बिना अर्थ समझे मशीन की तरह रट लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही धर्मों पे जो है कैथरीन कटाक्ष कर रही हैं कि यहाँ पर सीखने की टेंडेंसी लोगों में नहीं है, सिर्फ रट्टाफिकेशन के जरिए ही पढ़ाई को ये लोग पढ़ाई समझते हैं, जो आज भी ऐसे ही चलता है। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पर कुछ नहीं सिखाता, आपको तार्किक नहीं बनाता, आपको वैज्ञानिक सोच नहीं बनाता, ये आपको हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही बनाता है। हमारी योजना का उद्देश्य लड़कियों के दिमाग में कुछ ऐसा ज्ञान पैदा करना है जो उनके जनाना में, उनके भविष्य में उपयोग में आए, जिसके अंधकार भरे और संकीर्ण वातावरण में वे शीघ्र ही जाने वाली हैं, ताकि उनमें इस शिक्षा का कुछ प्रभाव अवश्य रहे। मतलब हर तरीके से दबाव के बावजूद भी वो उस दबाव को बर्दाश्त करने योग्य हो जाएं और उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालने के काबिल बन जाएं। पढ़ना लिखना और घर का हिसाब रखने योग्य अंक गणित, थोड़ा बहुत इतिहास, चित्र बनाना और संगीत, सिलाई कढ़ाई जो भारत की अधिकांश महिलाएं नहीं जानती हैं, सिखाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अक्सर सुना है, इनफैक्ट मेरी माँ भी कहती थी कि खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लो, यही आगे काम आता है और बहुत ज्यादा काम आता है। ये सिलाई कढ़ाई बुनाई भी यहाँ की औरतों को शुरुआत में नहीं आती थी, ये भी अंग्रेजी शिक्षा की देन है हमारे देश के लिए। ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो इस बुक के माध्यम से पढ़ने को मिल रहे हैं। साथ ही स्वच्छ रहने की आदत और सफाई की समझ, इन दोनों विषयों को सीखना अब अविश्वसनीय रूप से कठिन है। सही में हमने जब दाइयों के द्वारा कराए गए प्रसव की बाद जो प्रसूता है उसकी स्थिति देखी थी, तो बच्चे और प्रसूता जो है वो क्यों इतनी बड़ी तादाद में मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम में, क्योंकि कंडीशंस जो है वो बहुत अनहाइजीनिक होती हैं।
उसी को सीखना सबसे दुष्कर कार्य इन लड़कियों को लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी साफ सफाई देखी ही नहीं। प्राथमिक उपचार खुद को और अपने भावी बच्चों को बचाने के लिए सिखाना, यहाँ तक कि घरेलू बर्बरता से निपटने के लिए भी इस संस्था में व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का इतना विरोध होता था कि घरेलू हिंसा, घरेलू बर्बरता जो होती है उसके खिलाफ भी आवाज उठाना उन्हें सिखाया जाता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। शायद इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को इतना खराब माना गया हमारे देश में। साथ ही उनको देशी साधनों जैसे स्टोव और बर्तनों के साथ सरल तरीके से खाना बनाना, विशेष रूप से छोटे बच्चों और रोगियों के लिए खाना बनाना और सफाई के साथ भोजन को परोसने आदि का तरीका भी सिखाया जाता है। शिक्षिका कहती हैं वे अपने बाद के जीवन में अपने हाथों से कभी खाना नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये सभी जो हैं वो रईसों की बेटियां हैं, बल्कि वे इस काम को पूरी तरह गंदे नौकरों पर छोड़ देंगी जहां से ज्यादा रोग फैलते हैं और मौतें होती हैं। इसलिए यहाँ हमारा प्रयास उनको ये विश्वास दिलाना है कि हर तरह से स्वच्छ और व्यवस्थित तरीके से रहने में कितना लाभ है और इसमें कितनी सुंदरता है। इडेन बालिका स्कूल ढाका की प्रधानाचार्य कुमारी एल सोराब जी शिक्षिका की परेशानी के बारे में इस प्रकार सुझाव देती हैं। फुटनोट 26, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग रिपोर्ट वॉल्यूम 12 रोमन शब्दों में लिखा हुआ, पृष्ठ संख्या 443। अवांछित घरेलू दखल प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। समय पर नहीं पहुंचना, आलस्य, बेढंगापन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों के प्रति लापरवाही, झूठ बोलना, गैर जिम्मेदारी, सम्मान और सदाचार के नियम का अभाव, घर में अनुशासन का अभाव, ये कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका सामना हमें अपने स्कूलों में करना पड़ता है। सबसे अधिक आवश्यकता चरित्र के निर्माण की ही है। तो यहाँ भारतीयों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि भारतीय जो है वो इन्हीं सब चीजों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब इसके आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसे जरा ध्यान से सुनिए। और जो लोग ये समझते हैं कि औरतें दिल से बड़ी कोमल और नर्म होती हैं, वो मनुवाद नहीं ढोती हैं, तो ये अगला पैराग्राफ जो है ये आपकी सोच बदलने के लिए काफी है। और धैर्य के साथ सार्वजनिक राय के निर्माण की भी आवश्यकता है, जो भारतीयों में अपनी सहायता स्वयं करने का एक सच्चा और व्यावहारिक आंदोलन पैदा करे और उसे कायम भी रखे। तो ये अंग्रेज हैं जो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में एक विचित्र दृश्य देखा जाता है। धनी जमींदारों, घमंडी ब्राह्मणों, रईसों और उग्रवादी राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों की बेटियां, शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, घमंडी ब्राह्मण, उग्रवादी राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों की बेटियां। और डॉक्टर अंबेडकर के जाति के विनाश में भी हमने पढ़ा था कि उग्र राष्ट्रवादी कौन थे। हिंदू महासभा के सदस्य ज्यादातर इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनकी बेटियां जो गोरे लोगों और उनके समस्त कार्यों की घोर निंदा करती हैं, इलिनॉइस और डेबर बाई शिरे, अमेरिका और ब्रिटेन की प्रिय वृद्ध महिलाओं के 10 सेंट और 6 पेंस के चंदों से भोजन और रहने का स्थान पाती हैं। और वे जिन मलेच्छ और विधर्मी ईसाइयों से घृणा करती हैं, वही उनको उत्तरदायी जीवन का क ख ग सिखाते हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद लगता है कि इतिहास लेखन में किस कदर बेईमानी की गई है। बहुत सारे तथ्यों को जो है वो छुपाया गया है इतिहास लेखन के दौरान। अंग्रेजों के किए गए सामाजिक उत्थान को भी छुपाया गया है। यदि एक देश का दूसरे देश के ऊपर हुकूमत करना गलत है, तो एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर हुकूमत करना भी उतना ही गलत है। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को कम से कम सामाजिक स्तर ऊपर उठाने में प्रोत्साहित किया। ये बात तो इस बुक में जगह जगह साबित हो रही है और इसके कई सारे आंकड़े और रेफरेंस भी मिस कैथरीन मेयो ने कोट किए हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम इसके भाग 3 को लेंगे। ये सारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।